हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हमारा अध्याय नंबर 19 और इसका नाम है वाक्य, मतलब सेंटेंस। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा नया अध्याय, इसमें हम पढ़ने वाले हैं अलग अलग तरीके के वाक्य। ठीक है बच्चों, चलिए तो शुरू करते हैं ये मजेदार अध्याय। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए तो पढ़ते हैं वाक्य सेंटेंस के बारे में। देखिए बच्चों, दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक योग से वाक्य बनता है। ठीक है बच्चों, हमने सबसे पहले पुस्तक में पढ़ा था कि वर्ण क्या होते हैं, फिर हमने पढ़ा कि शब्द क्या होते हैं। अब हम देख रहे हैं कि वाक्य कैसे बनता है। तो देखिए, जब हम शब्दों को मिला देते हैं, ठीक है, शब्दों को हमने मिलाया, उससे एक आपका नया अर्थ निकलता है। ठीक है, वो जो एक सार्थक अर्थ निकलेगा तो हम कह सकते हैं कि क्या है वो वाक्य। ठीक है, लेकिन जिसका कोई अर्थ नहीं होता इसका मतलब वो वाक्य नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आपने देखना है कि उसका अर्थ निकल रहा है या नहीं। ठीक है बच्चों, देखो आप, सार्थक शब्द समूह ही वाक्य होता है। ठीक है बच्चों, वाक्य के द्वारा ही व्यक्ति भावों और विचारों को व्यक्त करता है। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, तो हम कुछ उदाहरण से नहीं समझते हैं। तो देखिए बच्चों, क्या है, प्रेमचंद को हिंदी उपन्यास का सम्राट कहा जाता है। तो देखिए बच्चों, इसमें आपको क्या हो रहा है, एक इससे ना अर्थ निकल रहा है ना बच्चों। लेकिन दूसरा देखिए, इंग्लैंड को हराकर भारत ने क्रिकेट श्रृंखला जीत ली, तो ये भी इसका अर्थ है। तीसरा देखिए, गीतिका बहुत सुशील और गुणवती लड़की है, इसका भी अर्थ है। ये तीनों ही वाक्य प्रेमचंद क्रिकेट में भारत की जीत और गीतिका के गुणों के विषय में संपूर्ण भाव प्रकट कर रहे हैं, है ना बच्चों। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे तीनों वाक्यों में इनका एक सही अर्थ हमें पता चल रहा है ना बच्चों। इसी वजह से ये क्या है, वाक्य है। अब देखिए वाक्य की परिभाषा। तो देखिए, शब्दों के सार्थक क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित ढंग से प्रयुक्त समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखते हैं। आओ बच्चों, यह भी जाने जो हमारे वाक्यों के बारे में है। तो देखिए बच्चों, वाक्य के लिए कोई शब्द सीमा निर्धारित नहीं होती है। ठीक है, अर्थात एक वाक्य में कितने भी शब्द हो सकते हैं। वाक्य एक शब्द का भी हो सकता है और एक से अधिक शब्दों का भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं कैसे। जैसे कि पहला आप देख रहे हैं उदाहरण, यहाँ लिखा है आओ, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही शब्द लिखा है और एक ही शब्द में हमारा पूरा वाक्य हमने देख लिया है ना, और इसका क्या है, अर्थ भी है। तो ये सार्थक वाक्य है। दूसरा देखिए, बादल गरजते हैं, तो इसमें देख रहे हैं इसमें 3 शब्द है ना बच्चों। तो बादल गरजते हैं, इसका भी एक सार्थक अर्थ है। ठीक है बच्चों, अब देखिए तीसरा, प्रधानमंत्री जी आज दिल्ली में ही रहेंगे, तो ये भी क्या है, पूरा का पूरा एक वाक्य है और इसमें तो आपके कई सारे शब्द आए हैं ना बच्चों। चलिए अब आगे देखिए, तो उपयुक्त तीनों उदाहरणों में 3 अलग अलग बातें कही गई हैं और तीनों ही बातें आप अपना आशय स्पष्ट करने में सफल हुई हैं, अर्थात ये तीनों ही वाक्य हैं। ठीक है, इनमें प्रथम वाक्य एक शब्द है, ठीक है, एक शब्द का है ना। द्वितीय वाक्य क्या है, 3 शब्दों का है। तृतीय वाक्य में 6 शब्दों का है। ठीक है बच्चों, तो इन उदाहरणों से एक बात और स्पष्ट हो जाती है कि प्रत्येक वाक्य में एक क्रिया अवश्य होती है। तो ये बच्चों आपको समझ आता है ना, तो ये आपको समझ आ जाना चाहिए बच्चों कि हर वाक्य में एक क्रिया तो होगी और शब्द कितने भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं, अनेक भी हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं हम वाक्य के अंग, मतलब पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो देखिए, वाक्य की सामान्यतः ये 2 अंग होते हैं। कौन से, इन्हीं को हम वाक्य की सामान्यतः 2 अंग होते हैं। ठीक है, इन्हीं को हम वाक्य रचना के आवश्यक तत्व ही कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं कौन कौन से इसके भेद हैं। ठीक है बच्चों, देखिए इसके 2 अंग कौन से हैं, एक तो उद्देश्य है, दूसरा है क्या, देखिए दूसरा कौन सा है नीचे, विधेय। ठीक है, चलिए देखिए, तो पहला उद्देश्य के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए क्या है, वाक्य में जिस व्यक्ति, वस्तु अथवा पदार्थ के विषय में कहा जा रहा है, ठीक है, तो जिस किसी के बारे में कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक वाक्य में उद्देश्य का होना आवश्यक नहीं है, कुछ वाक्यों में उद्देश्य छिपा भी होता है। उद्देश्य के छिपा होने का अर्थ यह बिल्कुल नहीं होता है कि वह वाक्य बिना उद्देश्य के ही पूर्ण हो गया है। ठीक है बच्चों, तो आपको बच्चों समझ आया कि वहां पे उद्देश्य हो भी सकता है और नहीं भी, और कुछ में छुपा हुआ भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, और यहाँ देखिए आगे क्या बोला गया है। अब यदि हम उपयुक्त उदाहरण देखें, जैसे कि देखिए पहला क्या लिखा था, आओ, ठीक है, तो आओ को जो देखें तो पाते हैं कि वहां पर उद्देश्य नहीं है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ एक शब्द लिखा हुआ है आओ, लेकिन कोई उद्देश्य है क्या, नहीं है। तो ये जो है आपका वाक्य है लेकिन बिना उद्देश्य के। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो, क्योंकि वहां तो केवल एक ही शब्द आओ दिया गया है ना, एक ही शब्द तो है ना, इस वाक्य में उद्देश्य तुम है। ठीक है, जिसको छिपा दिया गया है। तो यहाँ पे देखो आओ लिखा है,
अब हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि आओ तुम, तो तुम क्या हो जाएगा, ये तो छिपा हुआ हो जाएगा, है ना, ये उद्देश्य छिपा हुआ है। तो देखिए उद्देश्य वहीं छिपा होता है जहां उसके बिना भी वाक्य के अर्थ को समझने में कोई कठिनाई नहीं होती। तो जैसे कि हमने बोला आओ, अब ये बिना उद्देश्य के भी एक संपूर्ण वाक्य है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखें। उदाहरण के लिए और है, जैसे दूसरा है मैं बादल तथा उदाहरण। देखिए बच्चों उदाहरण 2 तो ये है मैं बादल, ठीक है, तथा उदाहरण 3 में देखिए मैं। देखिए बच्चों उदाहरण दूसरा आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे कि आपको उदाहरण दो दिए गए हैं, बादल गरजते हैं, दूसरा ये है। तो इसमें देख सकते हैं उसमें बादल, बादल क्या उद्देश्य है। और तीसरा देखिए, तीसरा क्या लिखा था यहाँ पे कि प्रधानमंत्री जी आज दिल्ली में ही रहेंगे। तो यहाँ पे उद्देश्य कौन है, प्रधानमंत्री जी, ठीक है, ये उद्देश्य है। अब आगे देखिए उद्देश्य का विस्तार। देखिए वाक्य में जो शब्द उद्देश्य की विशेषता अथवा गुण दोष बताते हैं उन्हें उद्देश्य का विस्तार कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि क्या है, श्री रामपाल सिंह एक कर्मठ निष्ठावान और ईमानदार अधिकारी रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, उद्देश्य का विस्तार है। इसमें क्या बता रहे हैं हम, उद्देश्य के बारे में उसकी विशेषता बता रहे हैं, उसके गुण दोष बता रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो यही तो है उसका विस्तार। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों अब आगे देखिए, यहाँ पर उद्देश्य है श्री रामपाल सिंह, ठीक है, और उसकी विशेषता बताते हैं एक कर्मठ निष्ठावान और ईमानदार, ठीक है, शब्द अतः उद्देश्य के साथ आए थे। ठीक है, विशेषण उद्देश्य का विस्तार है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखें। तो कहने का आशय यही है कि विशेषणों के द्वारा उद्देश्य का विस्तार किया जाता है। उद्देश्य विस्तार में उसके साथ प्राय अधिकतम 3 विशेषण जोड़े जाते हैं। उद्देश्य को किस प्रकार से विस्तार देकर वाक्य बनाए जाते हैं, निम्नलिखित उदाहरणों से यह बात भली भांति स्पष्ट हो जाएगी। चलिए देखें, यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आइए देखते हैं हमसे। तो देखिए उद्देश्य है अंजू, ठीक है। अब उद्देश्य विस्तार से बने वाक्य, चलिए देखें। तो मेरी बहन अंजू अंबाला शहर में रहती है। तो आप देख रहे हैं कि अंजू कहाँ रहती है, अंबाला शहर में रहती है, तो ये उसके विशेषण है ना। तो विशेषणों से हम अंजू की विशेषता मतलब उसको विस्तार पूर्वक लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा घर। तो क्या है, रामा के पास एक बड़ा आलीशान और टिकाऊ घर है, तो ये भी उसकी विशेषता है घर की, है ना। तीसरा देखिए बच्ची। तो क्या है, एक सुंदर बच्ची गाड़ी में बैठी थी। ठीक है, कैसी बच्ची, सुंदर। स्त्री देखिए, एक बैठी स्त्री बहुत सुंदर, कहाँ बैठी स्त्री बहुत सुंदर, सुशील और सभ्य है। ठीक है बच्चों, तो ये इसका विस्तार रूप है। ठीक है बच्चों, देखिए आप। तो उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द क्रमशः उद्देश्य, अंजू, घर, अच्छी, घर, बच्ची तथा स्त्री के विस्तार हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो। अब हम देखते हैं विधेय। हमने पहले पढ़ा था उद्देश्य, अब हम पढ़ रहे हैं विधेय के बारे में। ठीक है, तो ये उसका दूसरा अंग है। देखिए वाक्य में उद्देश्य के बिना में भी, वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। ठीक है, जैसे कि उदाहरण 1 में हमने देखा था क्या है, मैं आओ, ठीक है, आओ लिखा था ना उधर। उदाहरण 2 में क्या लिखा था, मैं गरजता है, क्या है, गरजता है, कौन गरजता है, बादल। तीसरा देखिए यहाँ पे उदाहरण 3 में मैं दिल्ली में ही रहेंगे। ठीक है, तो ये विधेय है। आप सबने देख रहा कि ये क्या है, आपके विधेय है। तो इस विधेय में वास्तव में क्रियाकलाप भाग ही वास्तविक विधेय होता है। ठीक है, और कर्म तथा क्रिया विशेषण वाला भाग उसका विस्तार होता है। तो बच्चों आपको समझ आ गया यहाँ पे कौन सा विशेष है, कौन सा विशेषण है, कौन सा क्रिया विशेषण। ठीक है बच्चों, आगे देखिए आप। नीचे दिए जा रहे विवरण से विधेय के विस्तार को भली भांति समझा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं, अब विधेय का विस्तार करते हैं। चलिए देखिए क्या है, जैसा कि स्पष्ट ही है कि वाक्य की मुख्य क्रिया ही विधेय कहलाती है। ठीक है बच्चों, मुख्य क्रिया जो होती है वही विधेय कहलाती है, और क्रिया विशेषण कर्म एवं कर्म का विस्तार मिलकर विधेय का विस्तार कहलाते हैं। तो बच्चों आपने देखा कि अगर आपको विधेय का विस्तार लिखना हो तो आपको क्या क्या चाहिए होगा, आपको क्रिया विशेषण, कर्म एवं कर्म का विस्तार, ठीक है, ये बनाएंगे। चलिए देखिए, जैसे कि स्नेहा जल्दी से तैयार होकर अपने विद्यालय चली जाती है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर चली जाती है विधेय है, क्योंकि वही वाक्य की क्रिया भी है। ठीक है ना, चली जाती है क्रिया भी है और यही विधेय भी है। विद्यालय उसका कर्म है। उसने देखिए अपने क्या है, अपने उसका विशेषण होने के कारण कर्म का विस्तार है। ठीक है बच्चों, जल्दी से तैयार होकर, ये क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, अतः जल्दी से तैयार होकर विद्यालय विधेय का विस्तार है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखें। तो कहने का आशय यही है कि कर्म उसके विशेषण और क्रिया विशेषण द्वारा विधेय का विस्तार किया जाता है। ठीक है बच्चों, विधेय के विस्तार की प्रक्रिया द्वारा किस प्रकार से वाक्य बनाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखें।
तो निम्नलिखित उदाहरणों से यह भली भांति स्पष्ट हो जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए तो उदाहरण से इसे समझते हैं। पहला है यहाँ पे विधेय रहने दो। ठीक है, तो देखिए विधेय विस्तार से बने वाक्य क्या हो जाएगा, मुझे गांव में ही आराम से रहने दो। दूसरा देखिए चाहिए। ठीक है, तो इसका विस्तार हो जाएगा, मुझे आज ही एक बड़ा रंगीन टीवी चाहिए। ठीक है, खो गई। ठीक है, तो इसका देखिए विस्तार क्या होगा, शकुंतला की दुष्यंत द्वारा दी गई अंगूठी अचानक कहीं खो गई। ठीक है, सुलाती है। तो देखिए अब इसका विस्तार क्या होगा, माता बच्चे को थपकी देकर सुलाती है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, तो प्रयुक्त वाक्य में रंगीन छपे शब्द क्रमशः रहने दो, चाहिए, खो गई तथा सुलाती है क्या है, विधेय का विस्तार है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो वाक्य के भेद। आइए बच्चों देखते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। देखिए तो वाक्य का वर्गीकरण निम्नलिखित दो आधार पर किया जाता है। तो देखिए क्या है, पहला है रचना के आधार पर वाक्य भेद, और दूसरा क्या है यहाँ पे देखिए अर्थ के दृष्टि से। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए एक एक करके पढ़ते हैं। तो देखिए रचना की दृष्टि से वाक्य के अग्रलिखित तीन भेद होते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है, क सरल अथवा असाधारण, सरल अथवा साधारण वाक्य। तो देखिए जब किसी वाक्य में एक ही उद्देश्य मतलब कर्ता और एक ही विधेय मतलब क्रिया होता है तो उसे सरल अथवा साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे कि देखिए पहला है बंदर गुर्राता है। ठीक है, एक ही कर्ता है और एक ही क्या है उसका विधेय भी है। ठीक है, एक ही उद्देश्य एक ही विधेय है। दूसरा देखिए यात्री नौका में बैठे हैं। ठीक है, तीसरा देखिए शेर जंगल में सोता है। चौथा लड़की लिखती है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए अब, तो उपयुक्त सभी वाक्यों में एक ही कर्ता और एक ही क्रिया है, अतः ये सभी सरल वाक्य हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए दूसरा संयुक्त वाक्य। तो देखिए जब एक अथवा एक से अधिक स्वतंत्र और सरल वाक्यों को किंतु, परंतु, अथवा, तथा, और, एवं, इसलिए आदि समुच्चय बोधक अव्ययों द्वारा जोड़कर एक वाक्य बनाया जाता है तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए जैसे कि पहला उदाहरण है रात हो गई है। ठीक है, दूसरा देखिए सभी लोग अपने अपने घर में दुबक गए हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, ये दो स्वतंत्र और सरल वाक्य हैं। इन दोनों वाक्यों को और शब्द द्वारा इस प्रकार जोड़ देने पर रात हो गई है और सभी लोग अपने अपने घरों में दुबक गए हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि हमने दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ दिया है, किससे, और से। ठीक है बच्चों, तो यह वाक्य बनता है, यह संयुक्त वाक्य है। ठीक है, कुछ अन्य उदाहरण भी देखिए, जैसे कि देखिए क्या है, पहला प्रातः हो गई है और पक्षी घोंसले से उड़ चुके हैं, तो और आया ना। तीसरा देखिए मोहन ने भोजन किया ही था कि रमेश उसे बुलाने आ गया। ठीक है, चलिए बच्चों आगे देखते हैं ग मिश्रित वाक्य। तो देखिए क्या है, जब दो से अधिक सरल वाक्य अथवा संयुक्त वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बनाया जाता है तो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मिश्रित वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है और दूसरा वाक्य जो होता है उसके आश्रित होता है। ठीक है, उस पर आश्रित होगा। समझ आया कि इसमें क्या होते हैं, दो वाक्य हो सकते हैं, एक वाक्य प्रधान होगा, दूसरा वाक्य कैसा होगा, उस पर आश्रित। ठीक है, चलिए उदाहरण से इसे समझते हैं। तो पहला है मनोरमा आगरा नहीं जा सकी क्योंकि उसकी गाड़ी छूट गई। तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि। ठीक है, पहला कैसा है, प्रधान है, दूसरा कैसा है, उस पर आश्रित है। देखिए इसमें दूसरा, वह जो छोटी सी लड़की है सीमा की बहन की ननद है। ठीक है, तीसरा देखिए तुम इतना भी नहीं समझते कि मैं सरकारी कर्मचारी होने के कारण चुनाव नहीं लड़ सकता। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, तो मिश्रित वाक्य में प्रथम वाक्य से कोई बात स्पष्ट नहीं होती है कि वक्त की कहने का आशय क्या है। ठीक है बच्चों, इसलिए श्रोता के मन में आगे जानने की उत्सुकता बनी रहती है। तो आपने देखा ना पहले वाक्य में क्या था, मनोरमा आगे नहीं जा सकी। अब अगर मैं किसी को ये बोलूं कि मैं आगे नहीं जा सकी तो आप मुझसे पूछेंगे ना कि क्यों नहीं जा सकी, है ना, तो मैं कहूंगी कि मेरी गाड़ी छूट गई थी। ठीक है ना बच्चों, तो ये प्रधान हो गया कि नहीं, इसी तरह। ठीक है बच्चों, देखिए अब उपयुक्त उदाहरण एक में प्रथम वाक्य को सुनने के बाद श्रोता के मन में उत्सुकता होती है कि मनोरमा आगरा क्यों नहीं जा सकी, है ना बच्चों, जिस प्रकार मैंने आपको बताया। जिसका उत्तर मिलता है उसके बाद वाले वाक्य में। ठीक है, कि उसकी गाड़ी छूट गई। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए, इसी प्रकार से शेष दोनों वाक्यों में भी प्रथम वाक्यों से कोई बात बिल्कुल स्पष्ट नहीं होती है। ठीक है बच्चों, अब आगे दूसरा देखिए अर्थ की दृष्टि से। ठीक है, तो देखिए अर्थ की दृष्टि से साधारण वाक्य को निषेधात्मक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक आदि में परस्पर बदला जा सकता है। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, चलिए देखें। क देखिए क्या है, मोना खेलने जा रही है, ये क्या है, विधानवाचक वाक्य है। ठीक है, ख देखिए मोना खेलने नहीं जा रही। ठीक है, ये क्या है, निषेधात्मक वाक्य है। तीसरा देखिए ग,
क्या मोना खेलने जा रही है, ये प्रश्नवाचक है। वह देखिए, यदि मोना खेलने जा रही है तो प्रसन्न रहेगी, ये संकेतवाचक वाक्य है। अड़ा देखिए, संबत है मोना खेलने जा रही है, तो ये क्या है, संदेहवाचक वाक्य है। क्या देखिए, अरे मोना खेलने जा रही है, ये क्या है, विस्मयादिबोधक वाक्य है। ठीक है, विस्मयादिबोधक वाक्य है। ठीक है। छ देखिए, मोना खेलने जाओ, ये क्या है, आज्ञावाचक वाक्य है। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा कर रही हूँ कि आपको ये सभी वाक्य अच्छे से समझ में आ गए होंगे, है ना बच्चों। चलिए बच्चों, अब हम आगे देखते हैं उपवाक्य मतलब क्लोज, क्लॉज। ठीक है, चलिए देखिए, दोबारा बोल रही हूँ। चलिए बच्चों, हम आगे करते हैं उपवाक्य मतलब क्लॉज। ठीक है, चलिए देखिए, तो मिश्रित और संयुक्त वाक्यों में एक से अधिक वाक्य समुच्चय बोधकों द्वारा जुड़े होते हैं। वाक्य में जुड़े ऐसे वाक्यों को उपवाक्य कहते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए, सुधीर परिश्रमी है परंतु मंजीत आलसी है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि दो अलग अलग वाक्य जो कि जुड़े हैं, है ना। तो ये क्या है, मिश्रित और संयुक्त वाक्यों में क्या है, एक से अधिक वाक्य समुच्चय बोधकों द्वारा जुड़े होते हैं। तो आपने देखा इसमें क्या है, आपका ये जो परंतु आया है। ठीक है, तो देखिए, उपयुक्त वाक्य में प्रथम वाक्य प्रधान है जबकि दूसरा वाक्य उससे समुच्चय बोधक द्वारा जुड़ा है। ठीक है, तो यह उपवाक्य कहलाता है। बच्चों समझ आ गया, पहले में क्या दिख रहा है आपको, सुधीर परीक्षा में है, फिर परंतु लगा है, फिर मंजीत आलसी है। ठीक है, आगे देखिए, उपवाक्य के भेद मतलब काइंड्स ऑफ क्लॉज। चलिए देखिए, तो उपवाक्य के दो भेद होते हैं, कौन कौन से। पहला है आश्रित वाक्य, आश्रित उपवाक्य। ठीक है, चलिए देखिए, जो वाक्य अपने अर्थ के लिए दूसरे वाक्य पर आश्रित रहते हैं उन्हें आश्रित उपवाक्य कहते हैं। ठीक है, तो आश्रित उपवाक्य प्राय क्या है, देखिए, कि, क्योंकि, जब, सो, जिसे, जिसने, उन्होंने आदि अव्यय द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए क्या है, उदाहरण है, पहला, वह यह खिलाड़ी है जिसने, यह वह खिलाड़ी है जिसने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। ठीक है, दूसरा देखिए, हरीश ने बताया कि वह दिल्ली में रहता है। तो आप देख रहे हैं इसमें जो रंगीन शब्द है क्या है, ये आपके आश्रित वाक्य हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए आप, दूसरा स्वतंत्र उपवाक्य। तो देखिए क्या है, जो उपवाक्य अपने अर्थ के लिए दूसरे वाक्य पर आश्रित नहीं हो रहते हैं उन्हें स्वतंत्र उपवाक्य कहते हैं। स्वतंत्र उपवाक्य और तथा, किंतु, परंतु या आदि अव्यय द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए उदाहरण क्या है, पहला, शिवा परिश्रमी है परंतु उसका भाई आलसी है। दूसरा देखिए, तुम मेरठ जाओ या कानपुर। तो समझ आ गया बच्चों। चलिए अब देखिए यहाँ पे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, चलिए देखते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। देखिए कौन कौन से हैं। पहला है क, विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने का सामान्य कथन हो उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि देखिए क्या है, पहला, पृथ्वी का आकार गोल है। दूसरा, सूर्य में हमें गर्मी मिलती है। ठीक है, समझ आ गया बच्चों। चलिए आगे देखिए, ख, निषेधवाचक वाक्य। देखिए, जिन वाक्यों में क्रिया के न करने या न होने का बोध होता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि देखिए पहला, पृथ्वी के अतिरिक्त किसी ग्रह पर जीवन नहीं है। ठीक है, दूसरा, नल से पानी नहीं आ रहा है। ठीक है, अब देखिए ग देखिए, प्रश्नवाचक वाक्य। तो देखिए, जिन वाक्यों में किसी कार्य अथवा विषय के संबंध में प्रश्न पूछे जाएं उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो इन वाक्यों के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, जैसे कि देखिए उदाहरण है, दीपेश आजकल कहाँ रहता है, तो प्रश्न पूछा जा रहा है ना। दूसरा देखिए, ये बुजुर्ग व्यक्ति कौन है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए आप, घ, आज्ञावाचक वाक्य। तो देखिए क्या है, जो वाक्य आज्ञा, विनय या अनुमति का बोध कराएं उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए क्या है, पहला, कभी अधिक मत खाइए, ये क्या है, आज्ञा है। दूसरा देखिए, कृपया शांति बनाए रखें। ठीक है, ये भी आपकी आज्ञा है। अड़ा देखिए, विस्मयादिबोधक वाक्य। तो देखिए, जिन वाक्यों से प्रसन्नता, शोक, घृणा जैसे भावनात्मक आवेगों का बोध होता है उन्हें विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे कि देखिए क्या है, पहला, आहा कितना मीठा सेब है। ठीक है, दूसरा देखिए, शाबाश तुम कक्षा में प्रथम आए हो। ठीक है, अब देखिए च, इच्छा सूचक वाक्य। देखिए, तो जिन वाक्यों से कर्ता की इच्छा, कामना, आशा आदि का बोध होता है उसे इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, पहला देखिए उदाहरण, ईश्वर करे तुम प्रथम आओ। तो ये क्या है, उसकी कामना है। दूसरा देखिए, नव वर्ष तुम सबके लिए मंगलमय हो। ठीक है, ये भी क्या है, आपकी कामना है। चलिए देखिए आगे, ज, संदेहवाचक वाक्य। देखिए, जिन वाक्यों में कार्य होने या करने में संदेह हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि उदाहरण क्या है, पहला,
शायद कल वर्षा हो, तो ये क्या है, शायद मतलब संभावना है, ठीक है, संदेह हो रहा है। दूसरा देखिए, लगता है आज काम पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है बच्चों। आइए अब हम आगे देखते हैं वाक्य रूपांतरण, मतलब मोडिफिकेशन ऑफ सेंटेंस, ठीक है बच्चों। चलिए देखिए, तो वाक्यों का रूपांतरण निम्नलिखित 3 प्रकार से होता है। तो आइए देखिए किस प्रकार इसे बदल सकते हैं। देखिए पहला क्या है, वाच्य परिवर्तन द्वारा। देखिए कैसे, वाच्य परिवर्तन द्वारा वाक्य रूपांतरण के विशेष में आप क्रिया के वाच्य नामक अध्याय में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना बच्चों, ये हम पढ़ चुके हैं। वाच्य में परिवर्तन ये हमने किया था ना। अब देखिए दूसरा, रचना की दृष्टि से। रचना की दृष्टि से साधारण, मिश्रित या संयुक्त वाक्यों को आपस में बदलकर रूपांतरण किया जा सकता है। इस प्रकार के परिवर्तन में कुछ शब्द जैसे कि योजक अपनी ओर से लगाए जाते हैं, परंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि वाक्य बदलते समय वाक्य का अर्थ वही रहे, ठीक है बच्चों। जैसे कि देखिए उदाहरण क्या है, एक है साधारण वाक्य, तो इसका क्या उदाहरण, सूर्योदय होने पर पक्षी बोलने लगे, ठीक है। अब देखिए संयुक्त वाक्य, सूर्योदय हुआ और पक्षी बोलने लगे। मिश्रित वाक्य देखिए, जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही पक्षी बोलने लगे। तो ये मिश्रित वाक्य है, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों, ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को ये अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन आइए बच्चों, अभी हमें करने हैं इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर। आइए बच्चों करते हैं। देखिए बच्चों, पहला देखते हैं, आओ कुछ बताएं। तो पहला देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का प्रश्न पढ़ते हैं, एक एक शब्द वाले 2 वाक्य बताइए, जैसे कि आओ, जाओ, ठीक है। ख देखिए, संयुक्त तथा मिश्रित वाक्य के एक एक उदाहरण बताइए। देखिए संयुक्त वाक्य का उदाहरण क्या है, सूर्योदय हुआ और पक्षी बोलने लगे। चलिए मिश्रित वाक्य का उदाहरण क्या है, जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही पक्षी बोलने लगे, ठीक है बच्चों। आगे देखिए आप, आओ कुछ करें, ये अगला है। तो पहला प्रश्न है इसका, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। देखिए क है, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए, उसे कहते हैं हम कर्ता, उद्देश्य, क्रिया, ये सभी क्या कहते हैं बताइए, जिसके विषय में कुछ कहा जा रहा है तो वो उद्देश्य होता है, ठीक है बच्चों। अब देखिए ख, रचना के आधार पर वाक्यों के भेद होते हैं, बताइए कितने होते हैं। देखिए अभी हमने किया था रचना के आधार पर, ये कितने होते हैं, देखिए रचना के आधार पर होते हैं हमारे, तो इसका उत्तर है आपका 3, ठीक है, ये है 3। आइए आप करें दूसरा प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। चलिए देखिए, क है, शब्दों के सार्थक क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित ढंग से प्रयुक्त समूह को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए, वाक्य कहते हैं, ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा देखिए क, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, ठीक है बच्चों, ये दूसरा। अब देखिए तीसरा, ग, जिन वाक्यों में शोक, घृणा आदि भावनात्मक आवेग हो उन्हें विस्मयादिबोधक कहते हैं, ठीक है बच्चों। चौथा देखिए, वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाए उसे डैश कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे विधेय कहते हैं, ठीक है, ये चौथा है। आइए अब करते हैं तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए देखिए, क्या है, वाक्य से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो क्या बताया गया था कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, ठीक है, जैसे कि मैं खाना खाता हूं, ठीक है। ख देखिए, वाक्य के कितने अंग होते हैं, नाम बताइए, ठीक है। तो बताइए कितने अंग होते हैं, वाक्य के 2 अंग होते हैं, कौन से, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय, ठीक है। अब देखिए ग, उपवाक्य से आप क्या समझते हैं बताइए। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ उपवाक्य से आप क्या समझते हैं, ठीक है। देखिए कहाँ पे था ये हमारा, ये रहे, ठीक है। तो उपवाक्य क्या होते हैं, ये देखिए यहाँ पे हमने देखा, उपयुक्त वाक्य में प्रथम वाक्य प्रधान है जबकि दूसरा वाक्य उससे समुच्चय बोधक द्वारा जुड़ा है। तो आप कह सकते हैं उपवाक्य वो होते हैं जिसमें उसमें 2 वाक्य होते हैं, जबकि एक क्या होता है प्रधान और दूसरा क्या होता है उस पर आश्रित होता है, ठीक है, उसके द्वारा दोनों हमने जोड़े हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं उपवाक्य, ठीक है। उसके कितने भेद होते हैं, तो इसके हमारे कितने होते हैं, देखिए एक आश्रित वाक्य, दूसरा होता है इसका स्वतंत्र वाक्य, ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे देखें, देखिए इसका उपवाक्य हो गया। अब देखिए घ, उपवाक्य के कितने भेद होते हैं, नाम बताइए। तो उपवाक्य के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, ठीक है। कौन सा, आइए मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार फिर से। तो ये है आश्रित उपवाक्य और दूसरा स्वतंत्र उपवाक्य, ठीक है बच्चों। चलिए ये इसके नाम भी हो गए। तो बच्चों हमने ये अध्याय पूरा कर लिया है। बच्चों इसके आखिर में आपको एक क्रियाकलाप दिया जा रहा है, ये आपको अपने मित्रों की सहायता से उनके साथ मिलकर इसे पूरा करना है, ठीक है बच्चों। अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए, बाय।